टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, नेटवर्क और प्रैक्टिस के अनुसार एक मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। रोटी और शांति की लड़ाई के लिए एक हड़ताल की। अगर मैं अपने आप को परिभाषित करूं तो मैं कहूंगी कि मैं एक विविधता को समेटे हुए एक ऐसे इंसान हूं जो हर चीज की जिज्ञासा रखती हूँ। उन्होंने ना एक बैगेज मेरे ऊपर नहीं डाला है। और लकीरें हमारी भी बहुत खास है, तभी तो हम सब M21 के साथ है। टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, नेटवर्क और प्रैक्टिस के अनुसार एक मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। रोटी और शांति की लड़ाई के लिए एक हड़ताल की। अगर मैं अपने आप को परिभाषित करूं तो मैं कहूंगी कि मैं एक विविधता को समेटे हुए एक ऐसे इंसान हूं जो हर चीज की जिज्ञासा रखती हूँ। उन्होंने ना एक बैगेज मेरे ऊपर नहीं डाला है। और लकीरें हमारी भी बहुत खास है, तभी तो हम सब M21 के साथ है। कि मूवमेंट 21 हमारे मेंबर्स को उनके टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, नेटवर्क और प्रैक्टिस के अनुसार एक मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए हम सतत प्रयासरत भी हैं। इसी के तारतम्य में ऐसे साथियों की खोज और उनको उनके स्किल के आधार पर पूर्व की भांति पुनः KSS ज्ञान साझाकरण सत्र को एक नए फॉर्मेट के साथ सीजन 1 के तहत शुरू किया जा रहा है, जिसका यह पहला एपिसोड है, जिसकी थीम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को समर्पित वॉइस अक्रॉस द जनरेशंस अर्थात विभिन्न पीढ़ियों की आवाजें आज के KSS के लिए रखी गई हैं। आज के इस KSS सेशन में हमारे साथ अलग अलग एज और अलग अलग फील्ड की महारथी और देश की भाग्य विधाता हमारी नारी शक्ति के रूप में चित्रा वरकड़े जी जो पॉडकास्ट को होस्ट करेंगी, वहीं जो अन्य स्पीकर्स और पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें नायशा वाडिवा, सुरभि यादव, रितु मालविया और रत्नमाला पीसे जी हमारे साथ पैनल के रूप में रहेंगे, जो अपने जीवन के अनुभव और इस बदलाव की प्रक्रिया में अपने अपने विचार और व्याख्यान व्यक्त करेंगी। तो आज के हमारे सेशन की जो मॉडरेटर हैं चित्रा जी, जो वर्तमान में खंडवा में रहती हैं और श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत हैं। 2023 से मूवमेंट की सक्रिय सदस्य रही हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट की आगे की जर्नी को मैं अपने माइक चित्रा जी को समर्पित करती हूँ। ओवर टू यू चित्रा जी। फॉर डिग्निटी फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त चित्रा वरकड़े। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में रूसी महिलाओं ने रोटी और शांति की लड़ाई के लिए एक हड़ताल की और उस हड़ताल के फलस्वरूप वहां के जो जार थे उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और वह ऐतिहासिक दिन कैलेंडर में दर्ज हुआ 8 मार्च के दिन। उसके पश्चात से 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष मनाया जा रहा है। 8 मार्च कोई एक दिनांक मात्र नहीं है, यह एक विशेष दिन है। ये एक वैश्विक दिवस है जो हर नारी की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने का वैश्विक दिवस है। प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। वर्ष 2026 की इस वर्ष की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, वह है गिव टू गेन। गिव टू गेन इज अ पावरफुल कॉल टू एक्शन encouraging individual to invest time and support to advance dignity, equality for gender equality by giving, supporting, mentoring and advocating for women. We collectively gain diverse communities and stronger communities, diverse perspectives and a more better equitable वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आइए हम M21 में मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके हम नॉलेज शेयरिंग सेशन में के एक विशेष सेगमेंट वॉइस अक्रॉस द जनरेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मिलिंडा ने कहा था कि अ वुमन विथ वॉइस इज बाय डेफिनेशन अ स्ट्रॉन्ग वुमन। मेरे हिसाब से हर वह महिला जो अपने अधिकार के लिए दैनिक जीवन में
आवाज उठाती है वह स्ट्रांग वुमन है। दोस्तों, हमने अपने ही मोमेंट 21 की कुछ ऐसी महिलाओं को स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया है जो विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न आयु वर्ग से हैं, जिनमें प्रमुखतः 4 स्पीकर हैं और उनके साथ में मैं कुछ बातें शेयर करूंगी जो अपने अनुभव साझा करेंगे, अपने ड्रीम्स और विजन साझा करेंगे, वो भी दिल से। तो आइए सबसे पहले उन सभी का मैं आपको परिचय करा दूं। इन स्पीकर में सबसे यंग वॉइस जो है वो है नायशा वाडिया, जो कि भोपाल की रहने वाली है, जो 13 वर्ष की और कक्षा 8 की छात्रा है। उन्होंने मोमेंट 21 2019 में ज्वाइन किया था। इसके पश्चात हमारी जो अगली स्पीकर है वो है आज की युवा आवाज, वो है सुरभि यादव। सुरभि यादव मूलतः छिंदवाड़ा की रहने वाली है और ये पत्रकारिता के क्षेत्र से बिलोंग करती है। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से ये पत्रकारिता की पढ़ाई करी और इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों पर, महिलाओं की समस्याओं पर समय समय पर अपनी लेखनी और पत्रकारिता के माध्यम से अपनी आवाज को उठाया है। इसके पश्चात जो हमारी अगली स्पीकर है वो है रुचि मालवीय। रुचि मालवीय जो कि एक यंग डॉटर की मदर है और वो स्ट्रांगली बिलीव करती है एजुकेशन पर, वैल्यूज पर और सोसाइटी को सर्व करने पर। उन्होंने MBA किया हुआ है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में और उन्होंने विभिन्न नेशनल स्तर के हॉस्पिटल संस्थाओं के साथ में कार्य किया हुआ है। और अब आ रही है हमारे सबसे अनुभवी स्पीकर की, रत्नमाला जी। रत्नमाला जी का जीवन परिचय काफी लंबा है, अगर मैं देना चाहूँ तो ये पूरा 1 घंटा भी उनके लिए कम पड़ेगा। संक्षिप्त में बता दूं कि रत्नमाला जी दमोह से बिलोंग करती हैं और वो एक मुख्य बीमा सलाहकार हैं। आइए चलिए प्रारंभ करते हैं उनके साथ में कुछ बातचीत के पल। मैं राउंड 1 चालू करती हूँ जिसका टॉपिक है मैं कौन हूँ। तो मैं सबसे पहले इसमें हमारे यंग स्पीकर न्यासा से पूछना चाहूंगी। मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है न्यासा, अब आप ये बताइए कि आप न्यासा एक्चुअल में क्या है और वो अपने जनरेशन को कैसे डिफाइन करेगी। जैसे कि मेरे नाम का मतलब स्पेशल और यूनिक है, तो मैं अपने खुद के वे में यूनिक हूँ। जैसे कि मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है, तो और मेरे को लॉ में भी इंटरेस्ट है एंड मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट, होम डेकोर में भी इंटरेस्ट है। तो और मैं अपनी जनरेशन को ऐसे डिफाइन करूंगी कि हमारी जो जनरेशन है वो लर्नर्स हैं एंड हम जो चीज़ें हैं उसको बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं। हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से अपनी मतलब अपना पाथ हम खुद के एक्सपीरियंस से ज़्यादा जानना चाहेंगे कंपैरेटिवली कि किसी और के एक्सपीरियंस से। इसका मतलब है कि आप हर चीज को खुद एक्सप्लोर करना चाहती है, राइट? हाँ। ओके। आप किस महापुरुष को या व्यक्तित्व को से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? सावित्रीबाई फूले, क्योंकि वो फर्स्ट उनने गर्ल्स स्कूल खोला था एंड उनने अपने हस्बैंड से नॉलेज ली थी और उनने एंकरेज करा था वुमेन को पढ़ने के लिए, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। ऐसा सावित्रीबाई हम सभी महिलाओं के लिए आइडल मॉडल है, हमेशा और हमेशा रहेगी। हम उनके लिए थैंकफुल है कि जिन्होंने हमें हमारे लिए एजुकेशन के द्वार खोले और आज यहाँ हम लोग बैठकर बातें आपस में कर पा रहे हैं। अच्छा, आपने मोमेंट 21 ज्वाइन किया, तो आपने मोमेंट 21 के किस सिद्धांत ने सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया? मतलब किससे आप इंस्पायर होकर के मोमेंट 21 से जुड़ी? मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा ने ज्वाइन करा था, तो उनको देख के मेरे को इंटरेस्ट आया और फिर मैंने 2019 में सबसे पहला जो NDD हुआ था भोपाल में, उसमें मैंने सावित्रीबाई फूले का रोल प्ले करा था, तो मेरे को उससे भी इंस्पिरेशन मिली है एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स या प्रोग्राम्स में जाती हूँ। ओके, थैंक यू जी। और मैंने जो वैल्यूज लर्न करी है वो इक्वालिटी है, डाइवर्सिटी है। थैंक यू न्याशा। अब मैं सुरभि से बात करना चाहूंगी। सुरभि, आप बताएं कि आप सबको कैसे परिभाषित करेंगे और आपकी जनरेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले धन्यवाद मुझे ये मंच देने के लिए, मेरी आवाज को, मेरी राय को यहाँ पे मंच मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी वुमेन्स को और मेंस को हैप्पी वुमेन्स डे इन एडवांस।
अगर मैं अपने आप को परिभाषित करूँ तो मैं कहूँगी कि मैं एक विविधता को समेटे हुए एक ऐसे इंसान हूँ जो हर चीज़ की जिज्ञासा रखती हूँ, जो हर चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता रखती हूँ। चाहे चीज़ बड़ी हो या छोटी हो, उसे करने का एक ट्राई हमेशा मेरे मन में रहता है कि चलो करके देख लिया जाए, जो परिणाम आएगा वो रहेगा। ये मेरा छोटा-सा स्वयं का परिचय है। इसके बाद अगर मैं अपने जनरेशन को डिफाइन करूँ, मेरी जो हम उम्र के लोग हैं, मेरी जो पीढ़ी है, वो है एक नई सोच के साथ है। टेक्निकल प्रेम मेरी पीढ़ियों में ज़्यादा है, लोग तकनीक को बहुत जल्दी सीखते हैं, साथ ही गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, थोड़े से ज़िद्दी है, थोड़े अपने अडिगता में हमेशा रहते हैं और बहुत जल्दी नई ऊँचाइयों पे जाना चाहते हैं, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो संवेदनशीलता, अडिगता, एग्रेशन, इमोशन ये सारे कॉम्बो जो है हमारी जनरेशन में है। जी। ग्रेट सुरभि। अब किस महापुरुष या व्यक्तित्व ने आपको प्रभावित किया और मोमेंट 21 की किस विचारधारा ने आपको आकर्षित किया जो आप इससे जुड़ी? सावित्रीबाई फुले तो हम सबकी प्रेरणा रही है। इसके अलावा मुझे राजनीतिक के दौर पे जो महिलाएं हैं, खासतौर पे इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, ऐसी कोई ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया है, जो ये सिखाती है कि आप करते रहिए, समाज झुकता है आपके सामने, बस आपको झुकाना आना चाहिए। और रही बात मोमेंट 21 के साथ जुड़ने की, तो मुझे इसकी एक ही सिद्धांत काफी अच्छा लगता है। यदि ये कौशल के अनुसार आपको मंच देता है, ऐसा नहीं है कि आप फीमेल है या आप किसी बड़े पद में है, किसी छोटे पद में है तो ही आप इस मूवमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपके साथ कोई भी कला हो, आर्ट हो, डांस हो, अगर पब्लिक स्पीकिंग हो, इसके माध्यम से आप इसमें जुड़ के समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो ये सिद्धांत मुझे बहुत पसंद आया और जेंडर इक्वलिटी तो हमेशा से रहा ही है कि इसको लेके चलता है, इस वजह से मैं मूवमेंट 21 से जुड़ी हुई हूँ। जी सुरभि, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जेंडर इक्वलिटी और सभी को समान अवसर देना ये मोमेंट 21 की विशेषता रही है और पर्सनली मुझे ये इसलिए मोमेंट 21 बहुत पसंद है। अब मैं रितु जी की तरफ रुख करना चाहूंगी। रितु जी की तरफ से मैं रुख करना चाहूंगी और उनसे भी पूछना चाहूंगी कि वो आए सामने और परिभाषित करें खुद को और अपनी जनरेशन को। मैं अपने नाम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसे ऋतु मेरी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ये नाम। और मैं ऐसा मानती हूँ कि हर इंसान के जीवन काल में कई तरह की ऋतुएं आती है और उस ऋतुओं का सामना वो भली भांति डट कर करता है। और उसी तरीके से मैं भी अपने जीवन में किसी भी टाइप की रिजिडिटी, किसी भी टाइप की डॉगमेटिज्म को लेके नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबल रखती हूँ। आइडिया वाइज भी मैं ओपन हूँ चेंज को लेके। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ मैं अपना जीवन यापन करती हूँ। और आपने जो पूछा मैं किसको अपना आइडल मानती हूँ, तो इस सवाल के जवाब में मुझे मतलब बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। मैं अपनी माँ और अपनी सासू माँ दोनों को ही आइडल मानती हूँ, क्योंकि मेरी जो मदर है शी इज अ वर्किंग वुमेन, और उसके साथ साथ उन्होंने किस तरीके से अपना घर संभाला, समाज संभाला, बच्चे, परिवार, और किस तरीके से जॉब को वो करती है, इस चीज से मैं बहुत ही ज्यादा प्रेरित हूँ। और मैं अपनी जो मदर इन लॉ है, मदर इन लव मैं उनको बोलती हूँ तो उनसे भी मैं कई सारी चीजें सीखती हूँ, बिकॉज उन्होंने ना एक बैगेज मेरे ऊपर नहीं डाला है जो शायद उनके जनरेशन में उनके ऊपर होगा। उन्होंने मुझे अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। तो मुझे मेरी लाइफ में जो महिलाएं हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि मुझे एक स्ट्रांग लीडरशिप मेरे अंदर ये कल्पित हुई है। तो मैं उनको आइडल मानती हूँ। और M21 में जब मैं जुड़ी तो इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि यहाँ समानता का सबसे बेहतर एग्जाम्पल मुझे देखने को मिलता है। यहाँ कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है कि यहाँ पे अपने अपने अंदर आप किसी से बात करते हैं ना तो उनसे इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती है कि अपने अंदर ग्रोथ अपने आप फील होती है। जी। अब हमारी अगली स्पीकर से मिलते हैं, रत्नमाला जी से। रत्नमाला जी,
जी, आप जी हमको परिभाषित करें और आपकी जनरेशन को भी, और साथ में आप किस महापुरुष से प्रभावित हैं और आप मोमेंट 21 की किस विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं? जी चित्रा जी, फॉर डिग्निटी ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय मैं एक भारतीय नारी हूँ। मेरा परिचय नहीं इतना आसान, बस इतना समझ लो, हर फर्ज पे मैं हो जाती हूँ कुर्बान, हर फर्ज पे मैं हो जाती हूँ कुर्बान। मैं नाम लिखती हूँ रत्नमाला, मेरा नाम रत्नमाला। और M21 से मैं जो प्रभावित हुई हूँ, तो मैं यहाँ पर जो तीनों वक्ताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किए, मैं सभी उन्हीं के साथ हूँ। तो ये M21 है ही ऐसा कि समानता और बंधुत्व और नैतिकता, जिस चाह में हमें कार्य करना होता है, तो एक एवरेस्ट के जैसा है। जैसे कोई एवरेस्ट पे जाके खुशी मनाता है कि हाँ मैंने एवरेस्ट पे चढ़ के बिल्कुल मैं एवरेस्ट पे हूँ, तो ये महसूस होता है। तो इसके लिए तो बहुत गौरवान्वित खुद को महसूस होता है इससे जुड़ने के बाद। और अगर इसको मैं दो शब्द में बोलना चाहूंगी तो लकीरें हमारी भी बहुत खास है, तभी तो हम सब M21 के साथ है, तभी तो हम सब M21 के साथ है। और मैं अपनी पीढ़ी की बात करूं और उसको अगर परिभाषित करूं, हमारी जो उस समय की जो हमारा जो ये था, बेदर्द से बन गए हैं दर्द सहते सहते, बहुत कुछ दिल में ही दफना लिया, कुछ नहीं हुआ कहते कहते, कुछ नहीं हुआ कहते कहते। हमारी पीढ़ी तो ऐसी थी कि जो बोलने में भी झिझकती थी, और जिस समझने की तो बात ही छोड़ो, जो आदेश मिलता था वही हमको मानना था। लेकिन आज की अगर पीढ़ी है तो बहुत अच्छा, मैं खुशी महसूस करती हूँ सुरभि और रितु जी के विचार और नायसा को इतना कॉन्फिडेंस देख के, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत आज की नारियां है और बहुत ही सुंदर है। और मैं M21 की ओर से समस्त नारियों के लिए कहना चाहूंगी, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीद की एकमात्र आस हो, एक दिन नहीं हर दिन तुम खास हो, हर दिन तुम खास हो। इसलिए हम हर दिन खास है, सिर्फ 8 मार्च के लिए ही हम कोई खास है ऐसा नहीं है। और महापुरुषों के लिए मेरी आइडियल बिल्कुल सावित्रीबाई फुले है। सावित्रीबाई फुले के कार्य से बहुत प्रेरित हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस विचारधारा के साथ चलूँ। तो मुझे सावित्रीबाई फुले का सम्मान भी 2-3 बार मिल चुका है। और तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि ये जो सम्मान मिलता है और ये सामाजिक ऋण है जो हमें कैसे उतारना है, ये सावित्रीबाई ने हमें सामाजिक विचारधाराओं से जोड़कर बता दिया है। और बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत और भी महापुरुष है, संत गाडगे महाराज है, तुकाराम महाराज है, अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है। तो बहुत से ऐसे महापुरुष है जिससे मैं प्रेरित हूँ। तो बस सावित्रीबाई सबसे बहुत ही सावित्रीबाई के विचार मेरे नजदीक और मेरे मस्तिष्क में थमे हुए हैं। तो चित्रा जी, मेरा बस इतना परिचय है। फॉर डिग्निटी ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। अगले राउंड की ओर जाएंगे, जिसमें मैं सबसे पहले न्यासा जी की मेरी यंग वॉइस है उससे पूछना चाहूंगी, स्कूल में कभी ये महसूस किया है कि लड़के और लड़कियों के साथ में व्यवहार अलग किया जाता है या उनकी बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता? एक बार हम लोगों का क्रिकेट का इंटर हाउस कंपटीशन था। तो हमारे स्कूल में 2 ग्राउंड है, एक साइड लड़कों का होता एंड दूसरी साइड लड़कियों का हो रहा था। मतलब ऐसा बोला था हमने कि करवाएंगे। तो फर्स्ट ग्राउंड पे वो लड़कों का करवा रहे थे एंड फिर वो दूसरे ग्राउंड पे उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा नहीं करवा रहे हैं क्योंकि नॉर्मल क्लासेस भी चलेंगी। तो मेरे को इसलिए बुरा लगा कि वो हमेशा बोलते कि वो लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे। वो आधा आधा ग्राउंड भी दे सकते थे बट उन्हें सिर्फ लड़कों का करवाया। तो क्या फिर आपने उस समय कोई स्टैंड लिया था? नहीं, हम लोगों ने लिया नहीं था क्योंकि फिर सर ने बोला था कि अगर ज्यादा नखरे दोगे तो पूरा ही कैंसिल करवा देंगे। नायसा, आप जेंडर इक्वलिटी के बारे में आप अपने शब्द में कहें कि आप क्या है जेंडर इक्वलिटी?
जेंडर इक्वालिटी यानी इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोनों जो जेंडर्स है उन दोनों को इक्वल एक्सेस मिले रिसोर्सेस का, और किसी के बीच में लाइक डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्टिज्म या रेसिज्म ना हो। तो आप बहुत छोटी हैं लेकिन आपकी जो समझ है जेंडर इक्वलिटी को लेकर बहुत क्लियर है और बहुत सही डायरेक्शन में है। ऐसा अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या छोटे बच्चे भी समाज में बदलाव ला सकते हैं? हाँ, छोटे बच्चे ला सकते हैं, क्योंकि अगर अपन बचपन से ही उनको सिखाएंगे कि इक्वल राइट्स देनी चाहिए और दोनों जेंडर को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे कि अभी कुछ कुछ बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं उनके हाइट, कलर एंड उस पे, तो ये गलत है, क्योंकि हमारे हाथ में कंट्रोल उस चीज का नहीं है। तो इसलिए अगर हम बचपन से ही उनको सिखाएंगे कि इक्वल मतलब दोनों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, तो बच्चे आगे चल के अभी जैसा नहीं होंगे और ज्यादा बेहतर कंट्री बनेगी। अब मैं सुरभि से कुछ सवाल लेना चाहूंगी। सुरभि, आप बताइए कि आपकी जनरेशन किस तरह की समस्याओं और किस तरह के दबाव का सामना करती है? हमारी जनरेशन में अगर समस्या और दबाव की बात की जाए तो कहूँ तो बहुत ज्यादा दबाव हमारी जनरेशन को अभी है। करियर के सबसे ज्यादा दबाव तो रहता है कि परफेक्शन का, कि हमें हर चीज में परफेक्शन होना है, करियर हमें अच्छा चाहिए, स्टेबिलिटी हमें अच्छी होनी है। दबाव ये भी रहता है कि कम एज में ज्यादा करना है, 20-25 तक होते होते एक सेटल्ड हो जाना है, फैमिली को भी देखना है। और कहीं ना कहीं लड़कियों के ऊपर भी ज्यादा दबाव रहता है कि अगर वो 20+ के बाद अगर अपना करियर नहीं चूज कर पाती तो फिर वो अपना नेक्स्ट वे में ले पाती, फिर उसका जो जीवन है वो उनके पारिवारिक जो परिस्थिति वो डिसाइड करेगी कि वो आगे क्या करेगी। तो जनरेशन में काफी दबाव रहता है। और जिस तरह से अभी और एआई का दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है, एक ये भी दबाव रहता है कि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा ओवरलोडेड होती है कि हम फैक्ट सिनेरियो और सही क्या है गलत क्या है इस बीच कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसे पक्ष का साथ दे देते हैं। जनरेशन कभी कभी ऐसे फ्लो में बह जाती है कि जहाँ होना जरूरी नहीं। खासतौर पर जब हम मीडिया की बात करते हैं या सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, ये चीज हो जाती है। जी सुरभि, आपका जो प्रोफेशन है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, तो आपने इस क्षेत्र में आप कैसे आए, मतलब किससे इंस्पायर होकर आपने इस फील्ड को चुना? मेरा इसमें आने का कभी मतलब नहीं था और ना ही जो मैं बचपन में कभी टीवी देखा करती थी तो कभी सोचा नहीं था कि इसकी हेडलाइंस मैं कभी डिसाइड करूंगी कि क्या होनी चाहिए। बट आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे जो है अपने ही क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता दिनकर पातुरकर जी मिले। फिर उसके बाद ऐसे ही वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिला, उन्होंने कहा कि आप ट्राई करिए, आप कर पाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। फिर लगभग मैंने 1 साल मोबाइल वाणी में काम किया, जिसके बाद मुझे रुचि जागी। और इसी बीच मैंने ग्राउंड में लेवल में जाके महिलाओं के मुद्दों, क्योंकि प्रोजेक्ट उसी का था, तो उन्हीं सब चीजों में कार्य करने का अवसर मिला। इसके बाद मुझे लगा कि अब करियर ग्रेजुएशन तो हो चुका है, आफ्टर अब अगला एक स्टेप था कि आप आपको एक स्टेब्लिश चाहिए कि नहीं इसी में काम करना है। तो फिर मुझे लगा कि जर्नलिज्म सही रहेगा। एक्सप्लोर करने वाली बहुत चीजें हैं, क्योंकि इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि आप 360 आपको पूरा नॉलेज मिलता है। तो मुझे लगा ये सही है, इसलिए मैंने इसमें निर्णय लिया आने का। थैंक यू सुरभि। अब मैं रितु की ओर जाना चाहूंगी। रितु, अब आप ये बताएं कि आप अपने करियर और परिवार में संतुलन कैसे बनाती है, क्योंकि आप वर्किंग है, बच्चे भी देख रही है, परिवार संभाली, तो आप कई तरह के तनाव से गुजरती हो, कि चाहे वो मानसिक तनाव हो, शारीरिक खुद को फिट रखना, ये चैलेंजेस को आप कैसे फेस करती है, क्या कैसे बैलेंस करती हैं? अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ, अगर आपके पास बहुत अच्छा खाना रखा हुआ है और आप उसे सामने टीवी चल रहा है और आप खाना खा रहे हो, तो आप आराम से आधा घंटा 1 घंटा लगाओगे, एकदम लेजर टाइम में काम करोगे, खाना खाओगे। और वहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ना वो खाने का टाइम भी कम होता है, तो मैं फटाफट खाती हूँ। तो उसी प्रकार ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जिस चीज को आराम से किया जा सकता है, वो काम को मैं कुछ सेक्शंस में डिवाइड करती हूँ और उसको फटाफट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ऑफिस डेडलाइंस भी पूरी कर सकूं और साथ ही साथ में मैं घर पे भी उतना सब ध्यान दे सकूं। और दूसरा ये कि मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट है। मैं ये चीज हमेशा कहती हूँ कि एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे एक बहुत ही समझदार इंसान, जो उसका हस्बैंड हो या उसकी फैमिली हो, उसका सपोर्ट रहता है कि कभी कोई एकदम क्विक मुझे इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग या कुछ अटेंड करनी हो
तो मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी परिवार वालों के ऊपर छोड़ के मैं वो अटेंड कर सकती हूँ। सिमिलरली ये दोनों तरफ बैलेंस रखती हूँ मैं इस तरीके से। अच्छा, रितु जी आप बताइए कि आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है? क्या ये जरूरी है, और अगर जरूरी है तो फिर क्यों जरूरी है? आर्थिक स्वतंत्रता मेरा ऐसा मानना है, आर्थिक अगर आपके पास इकोनॉमिक फ्रीडम है तो आपके पास रिस्पेक्ट है, आपके पास छोटी छोटी चीजें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, कोई आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेगा कि तुमने एक पैसे से ये क्यों खरीदा। ये एक फ्रीडम आपके पास आती है। जब आपके पास फ्रीडम रहती है तो ऑब्वियसली आपके पास एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी डेवलप होती है। और आर्थिक स्वतंत्रता से ही मुझे लगता है कि भले ही वो कितना भी हो, मॉनेटरी वैल्यू डजंट मैटर, आपकी फैमिली कितनी भी प्रोग्रेसिव क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ये आएगा कि नहीं, मुझे ये खर्च करने से पहले ये परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये परमिशन वाला जो एक भाव है, जो जैसे शादी से पहले आप अपने पापा से लेते होंगे और शादी के बाद अगर आपको वो हस्बैंड से लेना पड़े, तो वो भाव तो सेम ही रहता है। कहीं ना कहीं आप को कुछ मांगना पड़ता है। तो ये चीज मैं कभी स्वतः ही कभी ये मैं सहन नहीं कर सकती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि एक हर महिला को किसी ना किसी तरीके से आर्थिक स्वतंत्रता अपने अंदर लानी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि घर में समानता आएगी तभी समाज में हम समानता ला पाएंगे? बिल्कुल, एक परिवार ही समाज की एक इकाई होती है। तो जैसे घर में एक इक्वालिटी का भाव है, बच्चे उस इन्वायरमेंट में अगर बड़े हो रहे तो वो आगे जाके जो फ्यूचर लीडर्स बनेंगे वो भी इक्वालिटी की बात करेंगे। और इसी तरीके से मुझे लगता है समाज में परिवर्तन आएगा। अगर हर घर में समानता आ जाए तो फिर समाज में समानता अपने आप डेवलप होगी। जी रितु जी, थैंक यू। अब मैं रत्नमाला जी से पूछना चाहूंगी कि आपका जो मैंने जीवन अनुभव देखा है, पढ़ा है, उसमें देखा कि आपने बहुत संघर्ष अपनी लाइफ में देखे हैं। आप बहुत सामाजिक आंदोलन का पार्ट भी रहे हैं, और अभी भी आप काफी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर काफी संघों से जुड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके अनुभव में समय के साथ महिलाओं की स्थिति और जेंडर इक्वलिटी में सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा? मेरे अनुभव से समय के साथ महिलाओं की स्थिति में सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा और करियर में उनकी बढ़ती भागीदारी रही है। कानूनी जागरूकता और अधिकारों के लिए महिलाओं की आवाज का बुलंद होना भी एक महत्वपूर्ण प्रगति है। और इसी जैसे सुरभि ने कहा था कि आगे बढ़ने की हिम्मत होना चाहिए, तो वही मैं कहती हूँ कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। सुनीता विलियम, द्रौपदी जी मुर्मू, देश की अर्थव्यवस्था संभाल रही निर्मला जी है, और भी अनगिनत कितने ऐसे उदाहरण हैं जो बदलाव के इसमें हम ले सकते हैं। इसलिए यही है कि जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएंगी साजिशें जमाने की। तो हम नारियां हैं, हमें बदलाव का हिस्सा बनना ही है, और हम समाज को अपने तरीके से जब हम वर्ल्ड कप ला सकते हैं तो हम समाज को भी बदल सकते हैं। थैंक यू चित्रा जी। थैंक यू रत्नमाला जी, आपने बहुत खूब कहा। आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बोलती है, और आपके अनुभव बहुत ही हमें प्रेरित करते हैं। रायशा, आप ये बताइए कि अगर आपको घर में या स्कूल में कोई एक चीज बदलनी हो तो आप क्या बदलना चाहेंगी? स्कूल में ये बदलना चाहूंगी कि जैसे कि 6th ऑनवर्ड कुछ स्कूल में रहता है कि लड़कियों को कुर्ता पहना देते हैं एंड लड़कों को सेम यूनिफॉर्म में रखते हैं, एंड फिर वो बोलते हैं कि वो कल्चर और ट्रेडिशन के लिए है। तो मेरे इसमें ये है कि वो सिर्फ एक जेंडर के लिए क्यों कर रहे हैं, या तो वो दोनों के लिए करें या तो दोनों के लिए न्यूट्रल रखे, दोनों को पैंट में रखो या तो दोनों को कुर्ता पहनाओ। इस तरह आप कभी नहीं सोचा जो आपने सोचा? हमें स्कूल समय में हमें जो बोला कि आप ये ड्रेस लेकर पहनकर आना, हम लोग वही पहनकर चले गए। बट आपने जो बोला, एक्चुअली ये इक्वालिटी है। आप लॉयर बनना चाहती हैं तो आप किससे प्रेरित है कि आप लॉयर बनना चाहती हैं, और आप अगर बन गई तो फिर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगी लॉयर बन के? फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, एंड मेरे को पॉलिटिक्स, सिविक्स और
उस मतलब इकोनॉमिक्स टाइप में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं लॉ में जाने का मेरा है। और मैं जब लॉयर बन जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी की हेल्प करूँ, सबको इक्वल राइट्स दूँ, एंड इवन इफ मेरे को लाइक ज़्यादा वो जो क्लाइंट है वो ज़्यादा पैसे नहीं दे पा रहा है, बट मैं उसकी हेल्प करूँगी, क्योंकि वो भी जो क्लाइंट है वो भी, उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए। तो या ये मेरा ये ओपिनियन आपके है। विचार जब हकीकत में बदलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो बनेगा वो बहुत ही सुंदर बनेगा, जहाँ सब बराबर होंगे और कागजी तौर पर नहीं, हकीकत तौर पे हम लोग बराबरी का बराबर देखेंगे। आपको जेंडर इक्वलिटी के लिए लड़कों को कुछ संदेश देना है तो आप फिर क्या संदेश देंगे? क्या बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं उनको बहुत, उनके पेरेंट्स, कुछ कुछ के पेरेंट्स बोलते हैं कि रात में तुम इतने बजे तक आ जाना, क्योंकि सेफ नहीं रहता है माहौल। तो मैं ये चाहती हूँ कि लड़के जो हैं वो सेफ करवाना सीखें और अनकंफर्टेबल फील ना करवाए किसी को। जब उनको सेफ्टी देना, और जैसे कि किसी के साथ कुछ हो रहा है तो उनको उसका स्टैंड लेना चाहिए। वो चाहे उसको जाने ना जाने, बट अगर उनको पता है कि गलत हो रहा है तो उनको एक्शन लेना चाहिए, और उनको किसी और को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहिए, और किसी और के बारे में जोक्स नहीं बनाने चाहिए। बहुत सुंदर संदेश है नायसा आपका। अगर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपने लड़कों को इस तरह की सोच उनमें विकसित करेंगे तो कोई भी लड़की हमारे देश में या सोसाइटी में हमारे आसपास शायद असुरक्षित महसूस नहीं करेगी, वो अपने आप को सेफ फील करेगी और वो भी अपनी लाइफ को लड़कों की तरह एंजॉय कर पाएगी। अब मैं सुरभि से पूछना चाहूंगी कि सुरभि, अगर आपको लगता है कि अगर युवा आगे आएंगे तो समाज में बदलाव संभव है? 100% यकीन है, और इवन ये चीज हो भी रही है कि जब युवा सामने आते हैं तो चेंजेस बहुत बड़े स्तर पे आता है। क्योंकि जब युवा आते हैं तो वो खाली मंच से बड़े बड़े क्रांतिकी वाले बातें नहीं करते, वो ऑन द स्पॉट जो उनको लगता है वही करते हैं, और अपनी बातों को रिलेवेंट समाज के जो असल में जो छोटे छोटे चीजें हैं जिनको हम काफी बार इग्नोर कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों को उन पे वो बात करते हैं, उन पे चेंज करते हैं। अगर इसका सीधा तौर पे एग्जांपल देना चाहे तो अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हुआ था, जब युवा के सहन शक्ति के पार चला गया था तो वहां पे जेन जी रॉयस हुआ और पूरी सत्ता बदल दी गई। तो मुझे लगता है कि युवा हमारे देश में भी कर रहे हैं जिस तरह से अभी हाल ही में काफी सारी जगहों पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो चाहे सोसाइटी के अगेंस्ट हो वो चीजें करते हैं, और ये चीज क्रम मुझे लगता है जैसे बड़े स्तर पे आना चाहिए, और भी लोग जो युवा है जो जुड़ नहीं पाए वो जुड़े और इसको आगे और बेहतर तरीके से बढ़ाए। सुरभि, आपकी जो युवा पीढ़ी है तो क्या आप लोग को लगता है कि आपकी जो पीढ़ी है वो जाति, वो वर्ग के मुद्दों से काफी ऊपर हो चुकी है? आप लोग के लिए मैटर नहीं करता? नहीं, अभी तो कहना मतलब संभव नहीं है कि जाति वर्ग से ऊपर हो चुकी, क्योंकि यूजुअली अगर हम कॉलेज में बात करें या जनरल कहीं पे भी कॉन्वर्सेशन होता है तो वहाँ पे जातिवाद किया ही जाती है। हम रैंडमली अगर कभी फ्रेंड से मिलते हैं, किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं कि यार आपकी कास्ट क्या है, हम यादव हैं, आप जाट है। और अगर इसका अभी तो सोशल मीडिया के जमाने में आप देख लीजिए कि लोग अपनी प्रोफाइल में हम जाट वाट ऐसा लिखा के अपना बिल्कुल सरनेम के साथ बड़ा प्राउडली कहते हैं। और जब शादी वक्त की बात आती है तो सबसे ज्यादा चीजें इसी पे बात की जाती है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो कि कास्ट मैरिज होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जाति तो हावी हो रही है, हालांकि सीधे तौर पे दिखाई नहीं देती क्योंकि पहले जो है वो हिंसक तौर पे होती थी, थोड़ा सा दबाव की होती थी। अब मॉडर्न जमाना है तो जातिवाद भी मॉडर्न तरीके से युवाओं के बीच में है। अच्छा, अगर आप पत्रकारिता और मीडिया से क्षेत्र से, तो मैं आपसे पूछा हूँ कि क्या सोशल मीडिया पर बात करने से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है? सिर्फ बात करने से नहीं लाया जाता, लेकिन कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन लाने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम आज सोशल मीडिया बन चुका है। क्योंकि अगर आप कहीं पे एक मूवमेंट चलाते हो, कहीं पे आप कैंपेन चलाते हो तो आपको जरूरत लोगों की पड़ती है जो आपकी विचारधारा से मेल खाते हो, आपकी सहमति रखते हो। तो उसके लिए सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है कि आप वहां जाके लोगों को इंगेज कर सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो। अगर आप नहीं भी सपोर्ट कर पा रहे हो, आप बहुत दूर हो, उनसे नहीं तक पहुंच पा रहे हो, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से एटलीस्ट उनके साथ अपना समर्थन जता सकते हो। तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक बड़ी शक्ति है, और हमने समय समय पे ये चीज देखी भी है कि जब जब सोशल मीडिया पे आवाज उठती है तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे टच होती ही है। रितु जी, आप ये बताइए कि कभी आपके जो करियर और फैमिली के बीच में आपके ऐसे कोई सपने हैं जो अधूरे रह गए हैं? जी, मतलब मुझे लगता है हर
कोई लड़की जब अपने सपने को बुनती है तो शायद वो उसमें शादी और बच्चे वाला फैक्टर ऐड नहीं करती है। तो शादी से पहले मेरे सपने कुछ और थे और शादी के बाद वो सपनों में परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन उड़ान अभी भी ऊंची जारी है। और मुझे लगता है कि ये बात आती है कि आप चीजों को किस नजरिए से देख रहे हैं। क्या आप बहुत सैड है कि ये सोच के कि अरे मैंने अपनी सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अरे मतलब मुझे तो यहाँ पे इतना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थॉट आपके मन में आप ही को पीछे खींचता है और आप ही की सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर एक डेंट लगाता है, जहाँ पे आप यही चीज को अगर आप चेंज करोगे। मैंने जैसे मैंने ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली से लेके चेन्नई तक मैंने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पहले काम किया है, और फिर उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में कि मुझे एक दमोह जैसे छोटे जिले में रहने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं अच्छे कॉन्टैक्ट्स मेरे अंदर अगर अब किसी भी व्यक्ति के अंदर मुझे लगता है अगर उनकी काबिलियत है तो उनको कोई नहीं रोक सकता। और इसी तरीके से सपने चेंज होते हैं लेकिन रुकने नहीं चाहिए। तो आपने कभी अपने वर्क प्लेस पर कभी कोई भेदभाव या कुछ जेंडर इक्वलिटी जहां नहीं हो, ऐसा कुछ आपने अनुभव किया है कभी अपने वर्क प्लेस पर? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। इनफैक्ट मैंने कई बार ये महसूस भी किया है कि जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज होती है, स्पेशली अगर मैं करियर की बात करूं तो जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज होती है, मैं वहां से शुरू करूं तो कई बार कंपनीज ये बोल दी आपसे पूछती है इंटरव्यू में कि आपको आपके आगे के क्या प्लान है, आपकी शादी के, आपके बच्चे के क्या प्लान है। और अगर किसी ने अपने इस तरीके के पर्सनल कुछ प्लान शेयर किए तो उनको सीधे सीधे नहीं ले जाया जाता है। तो आप एक महिला के सामने ये ऑप्शंस ला दिए जाते हैं कि या तो करियर या तो फैमिली, दोनों में से कोई से एक चुन लो, दोनों एक साथ आप नहीं चुन सकते। दूसरी चीज मैंने ये महसूस किया है कि अगर आप जॉब रहते हुए भी आपकी परफॉर्मेंस और साथ में आपका एक मेल जो कैंडिडेट अगर साथ में है, आप लोग का रिक्रूटमेंट सही एक ही टाइम पे हुआ, आपकी परफॉर्मेंस दोनों की बहुत अच्छी रही, लेकिन अगर इन फ्यूचर आप शादी करते हैं तो महिलाओं को अपना जगह शिफ्ट करनी पड़ती है, और अगर वहां पे वो कंपनी नहीं होती है तो आपको क्विट करना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर वहां पे सपोज एक महिला जो कि आगे चल के एक अपना परिवार बढ़ाना चाहती है, वो आगे फैमिली बढ़ाना चाहती है, बेबी प्लान कर रही है, और इफ शी इज प्रेग्नेंट तो कहीं ना कहीं ये वो कंपनी की एचआर पॉलिसी ऐसी होती है कि वो उस महिला का प्रमोशन रोक देगी, क्योंकि पता है आगे जाके मैटरनिटी लीव लेगी 6 महीने इज नेवर इनफ टू रेज ए चाइल्ड। तो आगे जाके 6 महीने वो जाके अगर चाइल्ड के लीव में बदलती है तो कहीं ना कहीं कंपनी वालों को ये पता होता है कि आगे जाके शी विल नॉट बी प्रोडक्टिव फॉर कंपनी। तो ये जो पॉलिसीज होती है कहीं ना कहीं महिलाओं के सामने उसको एक ऐसे चौराहा पे लाके, ऐसे दो राहों के लाके खड़ा करती है जहाँ पे उसे या तो फैमिली या तो करियर चूज करना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही जेंडर वाइज भेद होता है किसी महिला के साथ वर्क प्लेस पे। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने, जैसे कि जो चाइल्ड केयर लीव था, जो गवर्नमेंट वुमेन्स को मिलता है, जो ऑफिसर्स रहती है एम्प्लॉय उनको मिलता है, उसमें अभी कुछ चेंजेस कर दिए हैं। 1 ईयर के बाद अभी उनका 20% सैलरी काट दिया जाएगा। तो ये एक तरीका क्या, जबकि महिलाएं जो बच्चों को पैम्पर कर रही हैं, वो नर्चर तो देश के लिए ही कर रही है, सोसाइटी के लिए कर रही है, तो ये दायित्व है उसका। तो ये जो पॉलिसी है, मुझे भी, मैं इसके विरोध में हूँ कि उन्होंने जो सैलरी था वो 20% काट जाएगी। मतलब बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज है, नॉट ओनली दे प्रोवाइड अ वेरी गुड वर्किंग पॉलिसीज फॉर वुमेन, but they also provide a child care, they have a very good child care facilities also। हर कंपनी में कहीं ना कहीं कोई प्ले एरिया होगा कि जहाँ पे वर्किंग वुमेन्स लाके अपने बच्चों को लाके काम कर सकती है, और या फिर दे विल गेट वेरी गुड हेल्थ फैसिलिटीज। तो इस तरीके का मुझे लगता है कि वुमेन को, जो एज वी लिव इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी वैल्यूज की बातें की जाती है, केयर इकोनॉमी की बातें नहीं की जाती है। जो एक वुमन के ऊपर केयर इकोनॉमी को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को नर्चरिंग का भी एक दायित्व रहता है,
तो उसकी कोई बात नहीं करता है, उसको नॉन वैल्यू कमोडिटी जैसा यूज किया जाता है। तो ये मुझे लगता है बहुत गलत है। जी, ये बिल्कुल गलत है। मैं भी इस बात को कहती हूँ कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, आपको आपको आपके करियर बनाने में, शुरू से आपका करियर आपको ऊपर उठाने में आपकी मतलब पिता या पति का कितना सहयोग रहा है? मतलब ये अगर सहयोग किया है, उन्हें आपको हेल्प सपोर्ट किया है, तो उन्होंने कहीं न कहीं जेंडर इक्वलिटी को सपोर्ट किया है। बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि पिता और पति दोनों का ही बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है मेरी लाइफ में। पिता ने मुझे जहाँ पे घर में जेंडर इक्वालिटी की परिभाषा से मुझे अवगत कराया, और वहीं पे एज अ प्रैक्टिकल मेरे हस्बैंड मुझे वो चीज साकार होते हुए दिखाते हैं। तो दोनों मतलब ये सिर्फ एक महिला की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये इसमें डेफिनेटली ये एक पुरुष की भी जिम्मेदारी होती है। और जेंडर इक्वालिटी तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ महिलाओं का ही मुद्दा नहीं है, ये पुरुषों का भी मुद्दा है कि यहाँ पे पुरुषों के ऊपर भी फेक मैस्कुलिनिटी का भार डाला जाता है कि पुरुष एक आदमी को दर्द, एक मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोया नहीं करते। ये सारी चीजें जो होती है, ये पुरुषों के लिए भी उतनी ही टॉक्सिक है जितनी समाज के लिए। तो ये चीज बहुत गलत है। जी रितु जी, मैं थैंक यू रितु। मैं अब रत्नमाला जी की तरफ जाना चाहूंगी। रत्नमाला जी, जी आपको क्या लगता है कि जाति आधारित भेदभाव क्या अब खत्म हो गया है? कानूनी रूप से तो भेदभाव समाप्त हो गया है। अगर हम कागजों में देखें तो वास्तविकता यह है कि जाति आधारित भेदभाव आज भी समाज में मौजूद है। यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और अभी भी कई लोगों का जीवन इससे प्रभावित हो रहा है। आपके अनुसार सशक्त महिला का अर्थ क्या है? क्योंकि मेरे ख्याल से आपके अलावा कोई और अच्छे से डिफाइन इसको नहीं कर पाएगा कि स्ट्रॉन्ग वुमेन, सशक्त महिला का अर्थ क्या है। सशक्त महिला का अर्थ तो एक चैलेंज ही है सशक्त महिला होना। और मैं मानती हूँ कि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही तो आपको चेंज करती है। तो सबसे पहले रितु जी ने बताया कि सबसे, और आपको भी मालूम है कि अपनी जो है आर्थिक स्थिति मजबूत करना, ताकि हम डिपेंड ना रहे कि पिता देंगे और पति देंगे उसके बाद हमको कुछ लगे। सबसे पहले उनका जवाब यही रहेगा कि किस लिए चाहिए, तो पूरा क्लियर कर दो, बताओ भी। वो भी गलत नहीं है क्योंकि उनके मेहनत के पैसे होते हैं, ऐसे ही आप लोगों को कहीं उड़ाने थोड़ी ना देंगे। कहीं ना कहीं हमें जो है ना सबसे पहले वही सोचना पड़ता है इनका मूड कैसा है। अगर मैं इतना मांगूंगी तो देंगे क्या, अगर मैं खर्चा करूंगी मुझे चिल्लाएंगे क्या। और मैं यहाँ ज्यादा, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर 100 रुपए का कुछ लेने जाए तो कुछ अच्छी चीज पसंद आए तो 250 खर्चा हो जाते हैं, तो डांट अलग सुनो। तो इससे अच्छा भाई हमने कमाए, तो मर्द लोग भी ऐसा रहता है कि वो नहीं बोलेंगे भाई उसकी कमाई है, चलो ठीक है ले लिया अच्छा ही है। और सशक्त महिला की ऐसा नहीं है कि पैसा ही कमाने के बाद सशक्त होती है। मेरे नजरिया में सशक्त महिला वो है कि जो अपने नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और अपने दायित्व को समझे। जैसे अगर वो अपने आप को सशक्त बनाना चाहती है तो सावित्रीबाई फुले का अच्छा उदाहरण है। सावित्रीबाई फुले सशक्त महिला थी क्योंकि उनमें जो है विरोध करने की क्षमता थी, लेकिन विरोध कहाँ करना है इसकी भी क्षमता थी। आज जैसे महिलाएं सशक्त बनी हैं तो कैसा क्या सोचती है कि मैं सशक्त हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना खर्चा निकाल सकती हूँ, मैं अपना सब कुछ कर सकती हूँ, तुम्हारी जरूरत क्या है। लेकिन समाज में जो है सशक्त महिला को परिभाषित अगर करना है तो हमें उस आधार पे करना पड़ेगा कि सावित्रीबाई फुले जो थी, शिक्षित होने के बाद उन्होंने अपनी सिर्फ अपनी जॉब, अपनी नौकरी और अपने बच्चे यही संभालना नहीं ये किया, स्वीकार किया। जिसका उदाहरण आप हो, ऋतु जी है। शिक्षित होने के बाद में समाज को कुछ हमें देना है, हमें हमारा कुछ दायित्व है, हमारे परिवार के अलावा वही भी हमारा एक नैतिक दायित्व है। तो और इसके लिए सपोर्ट करने वाले ज्योतिबा आप लोगों के साथ है। तो सबसे बड़ी और सबसे बड़ी महिलाओं में जो होता है, ये 3 पुरुष जो होते हैं, पिता, पति, पुत्र,
ये तीनों की भूमिका जिसके इसमें सही है, अगर पिता की अच्छी भूमिका रही स्त्री के जीवन में तो उसका बचपन और किशोर अवस्था ठीक ठाक जाती है, अच्छे घर में बहा जाएंगे। और अगर पति की अच्छी भूमिका रही तो उसको जीवन भर का साथ और संतोष भरा पल और अपनी जिंदगी जीने का अवसर मिलता है। और पुत्र की भूमिका अगर सही रहेंगी तो उसको बुढ़ापा उसका बहुत अच्छा कटता है, आज्ञाकारी पुत्र या फिर समझदार लड़का मिलता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सशक्त महिला मेरे नजर में वो कहलाएंगी। कहीं ना कहीं स्ट्रांग वुमेन होना मतलब एक जिम्मेदारी, एक दायित्व है, जहां हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में इसको बैलेंस के साथ में निभाना जरूरी है। राइट। जी, आपके हिसाब से जो समाज की अभी ऐसी कौन सी धारणा है जो जेंडर इक्वेलिटी या को लेकर के लिए बाधा है अभी? पितृसत्तात्मक सोच सबसे बड़ी बाधा है चित्रा जी। रूढ़िवादी धारणाएं और सांस्कृतिक कुप्रथाएं सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पितृसत्तात्मक सोच में जो पुरुषों को समाज में अधिक अधिकार और महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, जो महिलाओं के लिए समान अवसर प्राप्त करना मुश्किल बनाता है। सबसे बड़ी बाधा यही है। तो इसमें परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? इसमें परिवर्तन वही ऋतु जी ने सभी बता ही दिया है कि अगर सबसे अच्छी जो है घर से अपनी पहल हो। हमें समानतावादी सोच वाला अगर परिवार मिल जाए, है ना, हमें जो जैसे अब ज्योतिबा फुले ही पकड़ लीजिए, अभी एक का किसी का नाम लेंगे तो बाकी भी भाई लोग और बाकी भी जुड़े हुए हैं तो उनको लगेगा कि नहीं हमारे लिए नहीं। तो ज्योतिबा जिनको मिल गया कि समानता और अच्छे आदर्श अपनी पत्नी बनना चाहिए, तो वो तो बिल्कुल आगे जाएंगे ही। और इसकी जो बाधाएं है धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। हालांकि यही बदलाव अभी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जरूर हो रहा है। इसका जो है बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के बाद पढ़ती है और घर अच्छा संभालने के लिए जो अपने घर में जो सास वगैरह होती है वो भी इस बात को समझती है कि लड़की शादी तक के पढ़ाई की, अच्छी डिग्री या अच्छी नंबर लाई तो ये सब्जी बनाना, रोटी अच्छी नहीं मतलब टेढ़ी नहीं बनना चाहिए, अच्छी बनना चाहिए, ये कब सीखेंगी? तो ये हमारे घर आके ही सीखेंगी ना। वो सास एडजस्ट कर लेती है कि बोलती है कि अरे वो अगर वर्क फ्रॉम होम कर रही है और वो कंप्यूटर पे मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर इतनी प्रोग्रेसिव सोच की अगर कोई महिला, वो बोलते ना कभी जो सास जो कभी बहू थी जिसने बहुत जुल्म सहे और वो जुल्म अब उसने वहीं खत्म कर दिए, तो आगे की पीढ़ी के लिए वो जुल्म आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। और जो समाज के एक्चुअल इश्यूज है उस पर पीढ़ियां बात करेगी, ना कि घर में कि मुझे ये करना है या मुझे घर के झाड़ू पोछे में ही लगे रहना है, घर का खाना बनाने में ही लगे रहना है। तो ऐसे में वुमेन आगे कैसे आएगी? तो ये सोच आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बिल्कुल जाए। मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऋतु जी कोर्स है उसी तक सीमित ना रहे, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो शायद ये सोच कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है कि महिलाओं को सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ एक महिला का ही दायित्व नहीं होना चाहिए, पुरुष का भी उतना ही इसमें सहभागिता होनी चाहिए। तो रत्नमाला जी, आपने तीनों जनरेशन को सुना, न्यासा, सुरभि और ऋतु को। आपको लगता है कि जिनकी विचारधारा है वो आने वाले समय में सामाजिक न्याय और जेंडर इक्वलिटी जैसे मूल्यों को स्थापित करने में कर पाएंगी? आप इनकी विचारधारा से कितनी सहमत है? हाँ बिल्कुल सही जा रही है। जैसे आज नायसा अपने जिस स्तर पे वो जिस उम्र के, मुझे नहीं लगती कि वो उतने उम्र में उसको इतना अच्छा ज्ञान और इतनी अच्छी वो क्लियर बात कर रही है, अपने मन से अपनी मन की बात कर रही है। उनके समय में हम लोग सामने, हमारे यहाँ मेहमान भी आते थे तो हम घर के बाहर अंदर से ही चाय देते थे कोई बड़े के हाथ में। और आज वो अपनी मन की बात इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कह रही है, तो ये बहुत बड़ी ये बदलाव ही है। ऋतु जी का ऐसा है कि वो बार बार अपने हस्बैंड का नाम ले रही है और बड़ी सिटी छोड़ के इधर छोटे गांव में आई बता रही है। तो उनके लिए उनके हस्बैंड का कितना अच्छा रोल रहा होगा कि वो सब कुछ अपना मतलब अपने सपने उन्होंने दूसरी दिशा में लेकर, यानी
मंजिल या सपने नहीं बदले, लेकिन उन्होंने चलो ठीक है एक अलग अपनी पहचान दी है। तो और सुरभि तो ऐसे समाज को ये करेंगी कि एक कंट्रोल पावर, बस वो यही है कि अपनी एनर्जी वो सही जगह यूज करे। बहुत सहनशीलता और बहुत विवेक से उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे कठिन राह सुरभि की है। तो मैं सुरभि को बहुत, और मैं जब से पहली बार उसको जब देखी थी तो मुझे उसकी क्वालिटी भी समझ में आई थी। बट बहुत सही दिशा में जा रही है, लेकिन बस कभी टूटना ना पड़े और ना कभी बिखरना पड़े। बस अपने आप में अपने सिद्धांतों के साथ चले तो वही चीज आपके सामने रहेंगी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। थैंक यू रत्नमाला जी। अब मैं अगले और राउंड जो कि हमारी जी, हेल्थ और एनवायरनमेंट पे बेस्ड है, मैं इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहती हूँ कि महिलाएं हैं, हम हमारे हमारे हर उम्र के पड़ाव में हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, महिलाओं के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उसके कारण उसमें जो हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रही, ताकि हमारी जो डिफरेंट जनरेशन के बच्चे हैं या जो हमारी महिलाएं हैं, वो उससे सीख सके और जान सके कि वो कैसे खुद को हेल्दी रख सकती हैं और फिट रख सकती हैं, और पर्यावरण को लेके वो क्या सोचती हैं। तो मैं पहले न्यासा से पूछना चाहूंगी। न्यासा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चन करने वाली हूँ, ठीक है? तो पहला सवाल ये कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट, ओके। और इसमें आपकी फेवरेट प्लेयर कौन सी है? पहला तो विराट कोहली है एंड दूसरा तिलक वर्मा है। वुमेन्स क्रिकेट नहीं देखती आप? फिलहाल ही हमने इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। मैं देखती हूँ, लेकिन मेरे को उनका नाम उतने मतलब पता नहीं है। ओके, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना। दीप्ति शर्मा। ग्रेट, ओके। तो आप क्रिकेट खेलती है, तो आपको क्या लगता है कि खेल जीवन में क्यों जरूरी है? अपने फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा अगर अपन अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचेंगे, आगे चल के अपन को काम आएगा कि फिजिकली मेंटली फिट रहते हैं हम। स्पोर्ट्स तैयार करता है कंपटीशन के लिए, ये मेंटली फिजिकली आपको बहुत स्ट्रांग करता है। और जो स्पोर्ट्स में किसी न किसी इन्वॉल्व है, किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता है, उसकी जो पर्सनालिटी रहती है, जो कॉन्फिडेंस रहता है, वो कभी गिव अप नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में शामिल करें, और आप करें, ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि आपकी उम्र के बच्चे जनरली जो होते हैं ना, जो मेरे खुद के बच्चे हैं, अनाया आप मिल चुके हैं उनसे, 8 साल की है वो, तो वो जनरली मोबाइल में या उसकी एज ग्रुप के बच्चे मोबाइल में ज्यादा रहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप एक संदेश दें बच्चों को कि वो मोबाइल के अपेक्षा आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व रहे। अपन डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, जैसे कि मैं खेल रही हूँ मान लो, एंड मेरा फोन उधर ही पड़ा है और उसमें कुछ नोटिफिकेशन आया या किसी का मैसेज आया, तो मैं तुरंत चेक करूंगी, तो ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट करता है। और अगर अपन स्पोर्ट्स में ज्यादा मतलब ज्यादा थोड़ा अपना कंसंट्रेशन डालेंगे, तो वो उससे अपन की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। क्योंकि समय घड़ी बार बार बता रही कि समय हमारे पास में कम है, तो हम लोग अपना लास्ट राउंड रैपिड फायर राउंड चालू करते हैं। इसमें आपको फटाफट जवाब देने होंगे। तो ऐसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ही लूंगी कि स्कूल में जरूरी क्या है, समानता या अवसर? इक्वालिटी। ओके, आपकी महिला रोल मॉडल कौन है? मम्मी। ग्रेट। और आपका, चूंकि हम ये जो सेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के पे कर रहे हैं, तो आपका इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आप अगर कोई संदेश देना चाहेंगी तो क्या देंगी, मैसेज? मैं देना चाहूंगी कि जो वुमन होती हैं उनको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका रहना चाहिए, एंड जब भी उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनमें इतना करेज रहना चाहिए कि वो उस अपनी वॉइस रेज कर सकें, एंड उनको अपने राइट्स के बारे में वो अवेयर रहने चाहिए, एंड वो किसी और को इतना पावरफुल ना बनने दे कि वो आपको ऑप्रेस कर रहा है या आपके आइडिया को ऑप्रेस कर रहा है। तो मैं ये देना चाहती हूँ कि मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि जो वुमेन है वो ज्यादा से ज्यादा अपने राइट्स के लिए लड़े, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें रहे और करेज। ओके रायशा, थैंक यू। अभी आपके लिए करियर फर्स्ट है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, क्या है? जी, मेरे लिए पहला तो प्राथमिकता करियर को ही देना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं सशक्त बनती हूँ, अगर मेरे पास चीजें ज्यादा सोर्सेस रहते हैं, तो मैं समाज में भी अपनी योगदान को अच्छी तरीके से निभा पाऊंगी। अच्छा, आपके हिसाब से महिलाओं का जो नेतृत्व है वो राजनीति में या सामाजिक आंदोलन, किस में होना चाहिए?
अगर मेरी स्वयं की राय की बात करें तो मैं राजनीति की ओर जाना चाहूंगी, क्योंकि राजनीति में महिला का प्रतिशत काफी कम है वर्तमान में। अगर महिलाएं राजनीति में आती है तो वो अपने साथ महिलाओं के मुद्दों को लेके भी आती है, और अगर वो क्रांति करना चाहती है तो राजनीति में आकर भी क्रांति और आंदोलन कर सकती है। ओके, आपकी महिला रोल मॉडल कौन है? जी, वैसे तो काफी ज्यादा है, बट मम्मी हमेशा मुझे इंस्पायर करती है कि मैं मम्मी जैसा कभी नहीं बनूंगी। वो हमेशा कहती कि मैंने बहुत सहा है तो तू मत सहना। और भी सामाजिक महिलाएं काफी ज्यादा है, रत्नमाला पीसे मैम को ही देख लीजिए, उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। जी जी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जेंडर इक्वालिटी या कास्ट इक्वालिटी? जी, दोनों ही बुनियादी मुद्दे हैं, जमीनी स्तर पे दोनों पे ही काम होना चाहिए। लेकिन अगर जेंडर इक्वलिटी आती है, लैंगिक समानता आती है, तो कास्ट जातिवाद जो है उसकी समझ ऑटोमेटिक लोगों पे आ सकती है। तो दोनों पे ध्यान दिया जाए, दोनों बेहतर है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है गिव टू गेन, इसके क्या मायने हैं आपके लिए? मेरे लिए इसका मानना ये है कि चाहे मैं किसी भी क्षेत्र में रहूं या मैं कोई भी काम करूं, अगर मैं अपना कौशल, अपना टाइम निकाल के अगर किसी की बेहतरीन की समझ के लिए दे पा रही हूँ, तो इससे उसकी मदद भी हो सकती है और इसमें मेरी वैल्यू भी बढ़ेगी। जी, आपका कुछ इस अवसर पर कुछ संदेश वुमेन्स के लिए? स्पेशली वुमेन्स के लिए बस यही कि करते रहिए, कीप ट्राई, हो जाएगा एक दिन। ओके, थैंक यू श्रुति। थैंक यू। तो आप बताएं कि बड़ा चैलेंज क्या है, समय का संतुलन या सामाजिक अपेक्षाएं? सोशल एक्सपेक्टेशंस, एक वुमेन के ऊपर जो सोशल एक्सपेक्टेशंस रहती है वो बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, जो कि मुझे लगता है इसकी ये नहीं होना चाहिए। ये कोई रियल मुद्दा नहीं है। आपके ऊपर ये भार डाला जाता है कि एक बहू के ऊपर स्पेशली, कि वो सास ससुर के साथ साथ पूरे रिश्तेदारों का ख्याल रखे, उनको खुश रखे, हमेशा ऐसा गुडी गुडी बन के रहे। तो ये एक्सपेक्टेशन, और साथ में ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि फेमिनिज्म का दौर चला है, तो उससे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो करियर में भी बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचे, और दोनों तरफ से वो जो अच्छे पैकेज भी अच्छा हो। महंगाई का जमाना है तो उस पे भी उसको काम करना है। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस एक महिला के ऊपर लगाई गई है। मतलब ये जब क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है ना, तो मेरे दिमाग में एक छवि आती है, महिला जिसके कई सारे हाथ है, वो एक साथ ये सारी चीजें जगल कर रही है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं महिला को के अंदर ये फीलिंग आती है कि मुझे समाज को भी खुश रखना है, मुझे काम में अपने जो सबऑर्डिनेट्स है, अपने एक वर्क एनवायरनमेंट है, वहां पे भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है। तो ये सोच महिलाओं को मतलब मुझे लगता है हर किसी को खुश करने के चक्कर में वो खुद भी खुश नहीं रहती है, और वो अपना जो अच्छा आउटपुट है वो नहीं दे पाती है। तो ये सबसे ज्यादा कठिन है, सोशल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना। ओके, घर में बराबरी, काम बांटना या निर्णय बांटना? निर्णय बांटना। निर्णय बांटने में जो सब अगर सेम अपॉर्चुनिटी दी जाए एक वुमन को भी, तो मुझे लगता है एक किसी प्रॉब्लम के दो पहलू निकल के आ सकते हैं, क्योंकि मेल्स का सोचने का तरीका अलग होता है, वुमेन्स का सोचने का तरीका अलग होता है, और अलग किसी भी इसमें डिसीजन लेना हो तो बेस्ट डिसीजन विल कम आफ्टर सीइंग मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज। महिलाओं की आइडेंटिटी उसके काम से या परिवार से? काम से, क्योंकि परिवार से तो एक पितृसत्तात्मक सोसाइटी में परिवार से तो आती ही है। इसका एग्जांपल सरनेम चेंज करने से आता है कि शादी के बाद एक महिला को ही सरनेम चेंज करना पड़ता है, कि वो अपने जिस नए परिवार में आती है ये बताया जाता है कि मुझे ये सोच थोड़ी गलत लगती है। इसमें ऐसा लगता है कि आप अपना पूरी आइडेंटिटी एक पीछे छोड़ दो और एक नई आइडेंटिटी अपना लो। तो ये परिवार से नहीं होनी चाहिए। महिला की जो महत्ता है वो उसके काम से होनी चाहिए। जी, घर में समानता लाने का तरीका? घर में समानता लाने का तरीका मुझे लगता है कि जेंडर जैसा कोई रोल नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज के ऊपर ये लेबल नहीं होना चाहिए कि दिस जॉब शुड बी डन बाय वुमन और दिस जॉब शुड बी डन बाय मैन। अगर ट्रैवल से रिलेटेड हो कि बाहर के काम कौन करेगा, तो एक औरत भी कर सकती है। एक औरत भी साइकिल से लेके, कार से लेके, ट्रक तक चला सकती है, एरोप्लेन तक चला सकती है। तो किसी भी काम को करने के ऊपर कोई लेबल नहीं होना चाहिए। तो ये एक साधन है। अच्छा,
बच्चों को क्या सिखाना है, प्रतिस्पर्धा या संवेदनशीलता? संवेदनशीलता। बच्चों को मतलब मेड बी अ गर्ल चाइल्ड, मेड बी अ बॉय चाइल्ड, उनको इतनी मैं इतना मैं कोई भी बच्चों को इतना कंडीशन चाहती हूँ कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि वो उनमें इतनी समझ डेवलप हो और वो उनमें सेंसिटिविटी रहे लोगों के प्रति, समाज में जो इश्यूज चल रहे हैं उसके प्रति, और वो एक जो ऑर्थोडॉक्स जो सोच है वो कैरी नहीं करके वो थोड़ा सेंसिटिव रहे इस बारे में। ओके रितु, थैंक यू। अब मैं रत्नमाला जी की तरफ जाना चाहूंगी। रत्नमाला जी, आप बताएं कि नई पीढ़ी उम्मीद या चुनौती? उम्मीद। ओके। और आपके अनुसार सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती जाति भेदभाव या लिंग भेदभाव? दोनों। दोनों, जी। और सबसे जरूरी मूल्य क्या है, समता या न्याय? समता और न्याय दोनों ही एक दूसरे के पहलू है, पर सबसे जरूरी मूल्य तो समता। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप क्या संदेश देंगी? मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे संदेश देना चाहूंगी कि अगर महिलाओं के लिए अगर हो तो मैं वही देना चाहूंगी, नेम फेम मनी, नाम प्रसिद्धि आर्थिक परिस्थिति अच्छी, इस बारे में अपने लिए सोचे। दोनों तीनों चीज हमारे अपने पास हो, जो मेहनत का कोई पर्याय नहीं है, मतलब पर्यायवाची नहीं है, मेहनत मेहनत ही होती है। तो जैसे अगर मैं एक छोटा सा आपको ये बोल दिया जाए कि पसीना और आंसू में क्या फर्क है, किसी ने चख के देखा है? तो अपने शरीर से, दोनों अपने शरीर से निकलता है, आंसू भी अपने शरीर से निकलते हैं और पसीना भी अपने शरीर से ही निकलता है। तो पसीना भी एक प्रकार का नमकीन खारड होता है और आंसू भी नमकीन खारड ही होते हैं अगर किसी के। तो मेरा ये अपने आप से ही एक ये है कि बस आप कौन सा स्वाद चखना चाहोगे, आपके ऊपर डिपेंड है। आप पसीना बहाना पसंद करोगे या आंसू बहाना पसंद करोगे? तो एक ये बन जाता है कि ये वो आप पे निर्भर है कि आप अगर आंसू बहाते रहते हो तो आपकी जिंदगी क्या हो सकती है, बिल्कुल नकारात्मक सोच से जुड़ जाएंगी। और अगर आप पसीना बहाने के लिए अगर तैयार हो तो पसीना बहाने वाले हारते नहीं, क्षमता से हर समस्या का वो समाधान करते हैं। तो समस्या का मतलब यहाँ आंसू है, इन आंसुओं को पसीने में बदल दो, दुनिया को आप अपने लिए सोचने के लिए मजबूर कर दो, ताकि दुनिया आपको सर्च करे कि अगर समुद्र में चल रहा है तो जहाज ऐसा इतना बड़ा जहाज समुद्र में डूबता क्यों है? अगर उसमें पानी भरता है तब वो डूबता है, या वो खुद पानी अपने अंदर लेता है तब वो डूबता है। तो नकारात्मक अगर सोच हमने अगर जगह दी तो वो पानी अगर हमने अंदर लिया तो हमारा जहाज डूबेगा, हमको किनारा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए नकारात्मकता, और अपने लिए हमको मालूम है कि ये सोच उपयोग में नहीं है और उसके बाद भी अगर कोई बोलता है तो अपना जहाज डूबने मत दीजिए, वो पानी को आप अंदर मत लीजिए, बस जहाज अपना बचा के किनारा तक के मंजिल तक के पहुंचिए। मैं यही सीख देना चाहूंगी। जी चित्रा जी। थैंक यू रत्नमाला जी, और हमारे सभी स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जहां हमें न्यायशा ने नया विजन दिया और सुरभि ने हमें नए सपने दिखाए और नई ऊर्जा दी है, और रितु जी ने हमें बैलेंस रहना सिखाया, और आपसे रत्नमाला जी हमने बहुत अनुभव लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरभि ने भी हमें ड्रीम्स दिखाए और जो उनकी ऊर्जा दिखाई है वो बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। That a woman don't need voice, they have already their voice, so they need to feel empowered to use it, and people need to be encouraged to listen. ये मैंने नहीं कहा, ये मेगन मार्कल ने कहा है। लेकिन महिला को किसी के आवाज की और जरूरत नहीं है, उसके पास खुद की आवाज है, बस हमें उसे एनकरेज करना है कि अपनी आवाज खुद उठाए। अब ये मंच जो है, हम ओपन सेशन है, अगर हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं
उनको अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके हैंड रेज करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही मैं सिद्धार्थ जी से अनुरोध करूंगी कि जो हमारी फीडबैक की लिंक है वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो वो फीडबैक की जो लिंक है, आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कैसा सेशन लगा, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए। प्लस हमको नेक्स्ट सेशंस जो हैं आने वाले सैटरडेज, ये केसेस का जो सेशन है हर शनिवार को रहा करेगा, तो उसके लिए हमको स्पीकर्स की आवश्यकता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि बहुजन लोगों तक, हमारे लोगों तक उन चीजों का ज्ञान होना चाहिए और आप ज्ञान साझा अगर करना चाहते हैं तो अभी सिद्धार्थ जी एक लिंक डालेंगे चैट बॉक्स में, तो उसमें आप उसको क्लिक करके उसमें फिल कर सकते हैं आपका इंटरेस्ट। तो और जो भी डेटा हमारे पास कलेक्ट होगा तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। तो अभी मैं एक एक करके हम कुछ 5-10 मिनट में जो हमारी ऑडियंस से प्रश्न ले लेते हैं। मुझे और हेमंत जी का हैंड रेज है। जी हेमंत जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू रुचि जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी महिलाओं को 8 मार्च के जो वर्ल्ड वुमेन्स डे है उसके लिए आप लोगों को सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई थैंक यू। और ऑल द बेस्ट सभी को आपकी न्यूज जर्नी के लिए। क्योंकि महिलाएं होना एक अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग रोल होता है। मैं भी अपने घर में मैंने ये चीज देखी है और बहुत हर्डल्स होती है, उनको बहुत सारी चीजें चेस करनी पड़ती है। जो जो मेंस होते हैं, मतलब बॉयज की या हम मैन की बोले तो उनके लिए इतना नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली कि बहुत वो चीज होती है। जो एक बहुत चैलेंजिंग रोल होता है, बर्थ से लेके एंड तक का पूरा एक महिलाओं की जो जर्नी होती है वो पूरी बहुत संघर्षपूर्ण रहती है। तो मैं सभी को, आप लोगों को धन्यवाद, और आप लोगों ने ये सेशन कंडक्ट किया उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं कुछ चीज़ों के बारे में बोलना चाहूँगा कि अभी 2025 का एक डेटा आया था जो इंडिया लेवल पे था, जिसमें जो मिसिंग फीमेल्स के ऊपर था बेसिकली वो कि मतलब पूरे इंडिया की में जो जो मिसिंग्स है उसमें कुछ स्टेट थे, जैसे दिल्ली था, महाराष्ट्र भी था, इनफैक्ट हमारा भोपाल मध्य प्रदेश भी था। उसमें जो महिलाएं हैं मतलब उनका जो रेशियो था तो वो बहुत बहुत ज्यादा मिसिंग है, मतलब मिसिंग से इन द सेंस वो लापता हैं, कहीं डाइवर्ट हुई हैं या किसी तरीके से उनका शोषण हुआ है। और ये मुझे, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस गाइडेंस की वजह से शायद इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई है, या फिर जो कम एज के जो बच्चियां हैं वो शायद इतना चीजों को, कैरियर को लेके और फैमिलीज को लेके इतना ज्यादा अवेयर नहीं होंगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर किसी और तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये एक सोचने में आता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इसको लेके भी शायद थोड़ा सा अगर मूवमेंट 21 की तरफ से कुछ बताया जाए या कुछ कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम बताया जाए, लाया जाए, ताकि जो जो फीमेल्स वो एक्चुअली अपने हक अधिकार के बारे में जान सके। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो बच्चियां हैं आजकल की, जो टीनेजर्स हैं, वो ये समझ सके कि उनके लिए जरूरी क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं वो शहर में आते हैं, शहर के माहौल में वो ढलते हैं, और देन उसके बाद वो उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। तो मतलब फ्रीडम है, ठीक है, उसका वो नहीं है, लेकिन वो मिसगाइड हो जाए या किसी तरीके से, तो ये कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला जो जो केस है, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा डरावना है और इस पे हमको कुछ सोचने की जरूरत है। तो बस यही था मेरा इस पे कहने का, और बस मैं अपनी बात को एंड करता हूँ। और वंस अगेन आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, और विमेंस डे की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर डिग्निटी। फॉर डिग्निटी बहुत अच्छा आपने जो है मुद्दा रखा है। और
फॉर डिग्निटी। जी हेमंत जी धन्यवाद। अब बलराम जी का हैंड रेज है, मैं बलराम जी से बोलूंगी कि आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें, और हम जो भी हमारे मेंबर्स हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जो भी शेयर कर रहे हैं, तो शॉर्ट में आपसे शेयर करने का निवेदन है। तो बलराम जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सुची जी, मेरा एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। मैं ये प्रश्न है तो सभी के लिए, परंतु ये क्वेश्चन मैं ऋतु जी से पूछना चाहूंगा और दूसरा क्वेश्चन मैं रतनमाला जी से पूछना चाहूंगा। तो ऋतु जी से मेरा क्वेश्चन है कि लड़कियां, खासकर महिलाएं, जब गाड़ी चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं, तो वो पांव से ब्रेक लगाती हैं, और ऐसा क्यों करती हैं, ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए प्लीज। इसको मतलब मजाक मत लीजिए, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। जी, बहुत ही ज्यादा गंभीर प्रश्न है। मैं फिर भी आपके पास जो डेटा आया है, अगर आप उसकी ऑथेंटिसिटी मुझे बता दे तो बहुत अच्छा होगा कि कोई सर्वे ऐसा कंडक्ट किया है कि नहीं। हालांकि इसका मुझे लगता है कि ये मन के अंदर ना भ्रम डाला जाता है घर से, कि महिलाओं को या बेटियों को ना ऐसा कोमल कली की तरह पाला जाता है और लड़कों को बहुत ही स्ट्रांग बनाया जाता है, दिमाग से ऐसा बताया जाता है, सिखाया जाता है कि जाओ लड़ो और गिरो सीखो। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो परिवार ही लड़कियों के मन में या लड़कों के मन में ऐसा डालते हैं कि गाड़ी चलाना जैसी चीज, गाड़ी क्या, अपन साइकिल से अगर बात करें तो साइकिल चलाने में अरे आराम से लग जाएगा, कहीं चोट लग जाएगी। तो लड़कियों को जो कोमल भाव से पाला जाता है उससे वो आगे तक ऐसा लगता है कि लड़कियों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये मैं चलाऊंगी तो मुझे डर लग रहा है, ये कहीं मैं गिर ना जाऊं। और वहीं पर लड़कों के अंदर ये भाव मुझे नहीं जी मैम, थैंक यू। मतलब ऐसा कहना चाहेंगे अपन की परवरिश में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी नहीं, मैं अभी समानता की मतलब बात कमी रह जाती है। जी जी जी। समानता की। हाँ रतनमाला जी से मेरा क्वेश्चन है, प्लीज, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक बड़ा जी। डायलॉग चलता है फैमिलीज में कि अपने पति से नहीं लड़ेगी तो किससे लड़ेगी। मेरा ये प्रश्न है कि क्यों लड़ेगी ही क्यों? बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल सही है ये डायलॉग, अपने पति से नहीं लड़ेंगी तो किससे लड़ेंगी। तो वो कोई नहीं बोलता है, खुद पत्नी अपने पति को बोलती है कि तुमसे नहीं लड़ूंगी तो किससे लड़ूं, क्योंकि नहीं, ऐसा उसको समय क्यों, ये मैं जानना चाह रहा थोड़ा सा। ऐसा क्यों दिमाग में है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर दिन भर वो गृहिणी है और घर पे है तो दिन भर उसका जो किसी ने कुछ बोला उसका भी सुना, सास ने कुछ बोला उसका भी सुना, देवर ने कुछ बोला, बच्चों के लिए भी उसको ये करना है। करने के बाद में जब घर पे व्यक्ति आता है तो उसको लगता है अब मैं किसको सुनाऊं, कोई सहेली नहीं। अब अधिकतर अगर ये अच्छी बात है किसी को सुनाने की, अगर वो अपने मदर को सुनाती है तो उसको गलत गाइडेंस से बोलता है मेरी बेटी क्यों सुनेंगी, तू तो ऐसा सुन रही है, ऐसा मत कर वैसा मत कर। तो यही तो है बिगड़ने का तरीका। और अगर वो पति सुनने के लिए, अगर वो उसको सुनना ही पड़ेगा कि भाई वो बोलेंगी ना फिर कि मैं तुमको नहीं सुनाऊं तो किसको सुनाऊं, तुमसे नहीं झगड़ू तो किससे झगड़ू। तो इसीलिए ना उसको थोड़ा सा स्वतंत्रता के तरह देना पड़ेगा टाइमिंग, कि भाई वो गरजने की स्थिति और सुनाने की स्थिति है तो उसको ऐसा प्लेटफॉर्म दे दो कि वो अपने पति को नहीं बोले कि पति से नहीं झगड़ेंगी तो किससे झगड़ेंगी। तो उसको ये ऐसा दे दो कि चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। तो वो झगड़ा तो करेंगी, इससे थैंक यू। गरजने के लिए, हाँ, गरजने के लिए उसको दो आसमान। जी रवि जी का हैंड रेज है। रवि जी अनम्यूट करके बहुत ही संक्षिप्त में अपना प्रश्न या फिर जो भी आपको साझा करना है कीजिए। थैंक यू। मैं ऑडिबल? जी जी यस। थैंक यू। तो मेरा क्वेश्चन नाइसा को है, और बहुत प्यारी बातें कर रही थी। मुझे उससे ये जानना है कि क्या वो महसूस करती है कि उसके साथ लड़की होने की वजह से कुछ भेदभाव हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है, और यदि करती है तो किस तरीके का हो रहा है, मुझे नाइसा से जानना है। मतलब वैसे तो अभी तो नहीं हो रही है, बट अगर
आप एक हाँ, बार या मतलब आपके जो एज ग्रुप की जो गर्ल्स हैं, क्या वो भी शेयर करती हैं कि मेरे साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ गर्ल होने की वजह से? प्लीज शेयर। हाँ, तो मेरी एक दोस्त है, उसके फेशियल हेयर्स हैं, तो उसकी वजह से उसका लोग मजाक बनाते हैं कि इसके तो फेशियल हेयर हैं, तो ये अ, गलत है। एंड क्योंकि वो उसका मजाक ही बना रहे हैं, तो हाँ। जी जी, नायशा का कहना यही है, जो हमको समझ में आए कि क्योंकि शायद स्कूल्स पे और उन सारे अर्बन सिटीज में हम रहते हैं तो उतना डिस्क्रिमिनेशन शायद नहीं देखने को मिलता है, बट सिंस शी इज शेयरिंग की उसकी वन ऑफ द फ्रेंड, तो बाकी लोग जो हैं उसको बुली करते हैं या फिर थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, कुछ इस टाइप से उनका कहने का है। तो कहीं ना कहीं छोटा हो या बड़ा हो, थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन तो देखने को मिलता ही है अल्टीमेटली। तो मैं आखिरी एक प्रश्न हमारे मेंबर्स से लेना चाहूंगी, अगर कोई अनम्यूट करके हैंड रेज अगर करते हैं तो उसके बाद हम वोट ऑफ थैंक्स की ओर बढ़ेंगे। तो आखिरी प्रश्न अगर हमारे, यस, सारिका जी का एक चैट बॉक्स में मैसेज है, बॉडी शेमिंग इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, राइट। ऐसा बहुत सी जगह और बहुत सी बार हमने देखा हुआ है कि बॉडी शेमिंग भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है लड़कियों को। कोई हमारे मेंबर्स हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं? लास्ट कॉल फॉर द क्वेश्चन, इसके बाद हम वोट ऑफ थैंक्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आई गेस सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा, एवरीवन एंजॉयड। और मैं आज के कार्यक्रम के औपचारिक रूप से आभार व्यक्त करने के लिए आरती कुशवाहा जी को आमंत्रित करती हूँ। आरती जी। जी। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज का समय नारी शक्ति और नारी उत्थान का समय है, जिसकी प्रतिभा की गूंज भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में गूंज रही है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के उत्थान और उनको समानता के साथ नए अवसरों को प्रदान करने के साथ साथ उनके हक, अधिकार और न्याय और उनके सशक्तिकरण के लिए, जिसमें महिलाओं के साथ बालिकाओं को भी सम्मिलित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिफ्ट टू गेन की थीम रखी गई है, जो जेंडर इक्वलिटी के लिए आपसी सहयोग और उदारता के महत्व पर जोर देता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर जेंडर इक्वलिटी और महिलाओं को समर्पित पीढ़ियों की थीम पर आयोजित आज के हमारे ज्ञान साझा कार्यक्रम यानी KSS को सफल बनाने वाली हमारी महिला स्पीकर नायसा जी, सुरभि जी, रितु जी, रत्नमाला जी और एंकर की भूमिका निभाने वाली चित्रा जी और रुचि जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारी पूरी KSS टीम की, MP KSS टीम के सदस्य, जिनके अथक परिश्रम से हमारे पहले सीजन का एपिसोड बहुत ही कम समय में तैयार किया गया और सफलतापूर्वक आयोजित कराया गया। हमारी पर्दे के पीछे काम करने वाली टीम की सदस्य राखी संयाम जी का, स्पीकर कोऑर्डिनेशन के लिए लीड लेने वाले साथी संजीव कौरव जी का, जिन्होंने सेशन को बहुत ही सार्थक रूप से करने का काम किया, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी सिद्धार्थ जी और होवेंद्र जी का, जिन्होंने पूरे KSS को प्रश्नोत्तरी से जान फूंकने और मूर्त रूप देकर कोऑर्डिनेट करने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी MP KSS टीम के सदस्य सचिन जी, शिशुपाल जी, अशोक जी, कमलेश जी, बलराम जी और शिवम जी, जिन्होंने समय समय पर इस सेशन के लिए सभी को मोटिवेट किया। मैं धन्यवाद देकर आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारी पूरी ऑडियंस का, जिन्होंने पूरे धैर्य और तन्मयता से इस पूरे सेशन को सुना
हमारे साथ उपस्थित रहे और हमारे आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो अगले शनिवार को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सभी के पास कोई नया टॉपिक है जिसे आप साझा करना चाहते हैं तो हमारी